बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। आज दो इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं। सबसे अहम डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान की जो कौमी सलामती की कमेटी है उसका एक आला सतही इजलास हुआ है और उस इजलास के बाद कुछ अहम ऐलानात किए गए हैं। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक वफ़द के साथ मुलाकात की है, जिसकी सरबराही बिलावल भुट्टो ज़रदारी कर रहे थे। और ये जो मुलाकात है ये काफ़ी नतीजा खेज साबित हुई है। मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो गलत फहमियाँ थीं और कशीदगी थी वो हमें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। तो जो ज़्यादा अहम बात है वो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है, जिसके बाद एक एलामिया जारी किया गया और उस एलामिया में जो अहम ऐलानात किए गए वो कुछ यूँ हैं कि एलामिया में कहा गया सिंध तास मुआहदा एक बैनुल-अक़वामी एग्रीमेंट है जिसे यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। भारत के गैर ज़िम्मेदाराना रवैये को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान शिमला मुआहदे समेत तमाम दो तरफ़ा मुआहदे मुअत्तल करने का हक़ महफूज रखता है। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद भारतीय तैयारों के लिए बंद कर दी गई हैं। वाघा बॉर्डर फौरी तौर पर बंद किया जाएगा। सिवाय सिख यात्रियों के तमाम भारतीय वीज़े मनसूख कर दिए गए हैं। भारत के दफ़ाई, बहरी और फ़ज़ाई एडवाइज़र्स को उनके अमले समेत पाकिस्तान से निकाला जा रहा है और भारत के साथ तमाम तजारती सरगर्मियाँ फौरी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। तो ये जो दो डेवलपमेंट्स हैं इनको सामने रखें तो ऐसा लगता है कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने पाकिस्तान में कौमी यकजहती और इत्तेहाद कायम करने के लिए जो अपनी एक मेन इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, उसके साथ अपनी तमाम गलत फहमियाँ दूर कर ली हैं और उसके बाद वो एक नेशनल यूनिटी कायम करके हिंदुस्तान की जो जारहियत है उसका जवाब देने के लिए कौम को मुत्तहिद कर रहे हैं। अब इंटरनेशनल मीडिया में सवाल उठाया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान और भारत एक और जंग की तरफ जा रहे हैं, और जो हिंदुस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है और जवाब में पाकिस्तान ने कहा है कि हम शिमला मुआहदे समेत बहुत से जो बायलैटरल मुआहदे हैं हम भी उनको सस्पेंड कर देंगे, तो इसका क्या नतीजा निकलेगा। तो इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, चेयरमैन हैं पाक चाइना इंस्टीट्यूट के, साबिक सेनेटर भी हैं, और अहमद बिलाल सूफी साहब जो इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट हैं और साबिक वज़ीर कानून भी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम ये पूछेंगे कि पाकिस्तान जो है वो शिमला मुआहदे समेत कौन से बायलैटरल एग्रीमेंट्स जो हैं वहाँ से निकल सकता है। सबसे पहले मुशाहिद हुसैन कि ये जो हमने सिंध तास मुआहदे को सस्पेंड करने के भारतीय ऐलान को मुस्तरद कर दिया, तो उन्होंने तो सस्पेंड कर दिया, हमने उनके इस फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा है कि हम इस सिलसिले में इंटरनेशनल फोरम्स पे जा सकते हैं, हमारे पास क्या ऑप्शन है। मीर साहब, मेरे ख्याल में ये जो एक तो पाकिस्तान का जो रिस्पांस आ जाए बड़ा अच्छा रिस्पांस है। मैं मुतमईन हूँ उससे, कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग से। एक तो उन्होंने बड़ा मैच्योर रिस्पांस दिया है, मेजर्ड रिस्पांस दिया है। इंडिया के रिस्पांस के बरक्स इंडिया ने जो चीखें मार रहे हैं, हिस्टेरिकल हो रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, बशमूल उनका मीडिया। और मैं आपको भी दाद देता हूँ कि मैं आपको कल भी सुन रहा था कि आपने भी बड़ा फोकस्ड इशू बेस्ड हमने बात की है, जो हक़ाइक़ की बुनियाद पर और दलाइल की बुनियाद पर। और दूसरी बात है, मुझे अब काफ़ी देर के बाद देखिए कि हमारे सिस्टम में एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी आई है हिंदुस्तान के बारे में, और वो स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी के किस नौइयत के ताल्लुकात हैं, किस नौइयत का वो हमारे हरीफ है, और हमारी एक नजरियाती बुनियाद है जिसके उजागर किया गया है। जो टू नेशन थ्योरी की बात की गई आज, वो बड़ा अहम मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। हाँ, ये सुनाए क्योंकि ये हम भूल जाते हैं। दो कौमी नजरिए, और जो कायदे आजम ने 90 साल पहले ये हिंदुत्व की सोच को बेनकाब किया था और कहा था कि हमारा इनसे गुजारा नहीं। ये जो आज एलामिया जारी किया गया जी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद, तो इस एलामिया के आखिर में ये अल्फाज हैं कि आखिर में भारत के जंगजुआना इक़दामात ने दो कौमी नजरिए और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पेश गोइयों को सच साबित किया है, जैसा कि 1940 की करारदाद पाकिस्तान में बयान किया गया था, जो आज भी पाकिस्तानी कौम के जज्बात की तर्जुमानी करती है। पाकिस्तानी कौम अमन की ख्वाह है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी, सलामती, इज़्ज़त और नाकाबिले तनसीख हकूक़ पर कभी समझौता नहीं करेगी। और मुशाहिद साहब ज़रा कौम को यह भी बता दीजिए कि 23 मार्च 1940 की जो करारदादें थीं वो 4 थीं, और उसमें इस एक करारदाद के अलावा दूसरी करारदाद जो है वो फ़लस्तीन के बारे में भी थी। मेरे वालिद मोहतरम कर्नल अमजद हुसैन सैयद साहब जो रुफ़का भी थे अल्लामा इकबाल के, मैंने बताया था कि अल्लामा इकबाल ने उनको और हमीद जामी को क्या कहा था 1934 में आपके प्रोग्राम में, जब उन्होंने कहा ना कि मुसलमानों को क्या हाल होगा। उन्होंने कहा, मुंडियो, असल पहलवान लंदन बैठा है, नायब बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना,
और वो अल्लामा इकबाल निजी महफिल में या पंजाबी बोलते थे या अंग्रेजी, और उन्होंने कहा कि जब वो व्हेन ही कम्स बैक फॉलो हिम ब्लाइंडली। और मेरे वालिद साहब ने 1937 का लखनऊ सेशन भी अटेंड किया जहाँ कायद-ए-आज़म को कायद-ए-आज़म का खिताब मिला और शेरवानी पहनी, जना कैप पहनी, और 1940 में भी 23 मार्च को वो मौजूद थे उधर एज अ स्टूडेंट लीडर MSF के थे, तो इस्लामिया कॉलेज से। तो वो बताते हैं कि उस वक़्त जब फ़लस्तीन की करारदाद आ गई, कहते हम बड़े हैरान हुए, लेकिन नारे शुरू हो गए क्योंकि वो बैतुल मुक़द्दस का ताल्लुक है, अल-कुद्स का ताल्लुक है। तो ये एक जो नज़रियाती बुनियाद हम बताते हैं पाकिस्तान बनने की, उसका एक गहरा ताल्लुक फ़लस्तीन के साथ है। और बड़े अरसे के बाद आपकी किसी हुकूमत के सरकारी एलामिये में उसका जिक्र आया है। एग्जैक्टली, और मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि ये जो हम भूल जाते हैं, जो बुनियाद है, जो क्योंकि हिंदुस्तान की सारी पॉलिसी RSS की, मोदी की, BJP की इस वक्त वो नजरियाती है जी। वो पाकिस्तान, अखंड भारत की बात करते हैं और पाकिस्तान को एक समझते हैं कि हम एक ऐसी चीज है, इट्स अ थॉर्न और अखंड भारत में वो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं शामिल करना चाहते, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान, सबको शामिल करना चाहते हाँ। हैं। दो ममालिक हैं जो एक्सपेंशनिस्ट हैं, इजराइल, ग्रेटर इजराइल और एक अखंड भारत। तो उसमें जो कायद आजम ने ये सोच, देखे कितनी बड़ी बसीरत कायद आजम की, कि ये जो हिंदुत्व का तासुब है, तकसीम है, ये तजाद है, इससे हमारा गुजारा नहीं। और हम शुक्र करें, ना शुक्रिया ना करें कि आज़ाद मुल्क के आज़ाद बाशिंदे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो उस हवाले से आज हमने एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी का मुजाहरा किया। माजी में मैं देखा कई लोग, चाहे वो खाकी में हो या मुफ्ती में हो, और हाथ मलने शुरू हुए थे, ओ जी हमारा तेल कम हो गया है, हम कैसे लड़ेंगे, मारे जाएंगे, अमेरिका क्या कहेगा। वी शुड हैव स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, उनके पास फौज नहीं थी, उनके पास एटम बम नहीं था, उनके पास कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं थी, कुव्वत ईमानी, क़यादत, अवाम की हमायत और सियासी जमात थी, और क्लैरिटी ऑफ माइंड था। एक टाइपराइटर था और KH खुर्शीद था। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा, अहमद बिलाल सूफी साहब, ये बताएं कि अगर हिंदुस्तान जो है वो यकतरफा तौर पे इंडस वाटर ट्रीटी से निकल गया है, तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? पाकिस्तान क्या एक्शन ले सकता है? देखिए, जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो इंडस वाटर ट्रीटी से निकल गया है, मैं ये कहूँगा कि वो निकला नहीं है, ना निकल सकता है। ये उनका मौक़िफ़ है कि वो निकले हैं, और उन्होंने जो टर्म इस्तेमाल की है वो कि हमने उसको इन अबेंस कर दिया है, होल्डिंग इन अबेंस। और ये आपको भी पता है और मुझे भी मालूम है अब तक कि जो टेक्स्ट ऑफ द ट्रीटी है उसके अंदर ना तो कोई मुअत्तली की प्रोविज़न है, ना एब्रोगेशन की है। दोनों में से किसी पार्टी के पास ये पावर, ये ताकत नहीं दी ट्रीटीज़ ने, और दोनों ममालिक ने मिलकर वॉलंटरली, रज़ाकाराना तौर पर तय किया कि हम ये पावर इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना वो इसको लिखते। और इसी तरह ये ट्रीटी चलती रही, कई वॉर्स इसने सरवाइव की हैं, और उसके बाद ये अब इसको ये कहना कि हमने इसको यकतरफा तौर पर होल्ड इन अबेंस किया है, ये ट्रीटी की बराह रास्त ब्रीच है और वायलेशन है। दूसरा, ये बैनुल अक़वामी कानून जो अपर और लोअर राइपेरियन ममालिक के दरमियान है, जिसको हम वाटर लॉ कहते हैं, जो डेवलप हुआ अफ्रीका के मुल्कों की स्टेट प्रैक्टिस से, सेंट्रल अमेरिका में, उसके अलावा यूरोप में और बरे सगीर में, उसमें ये तय है कि अपर राइपेरियन लोअर राइपेरियन के पानी को रोक ही नहीं सकता, सिर्फ उसको रेगुलेट कर सकता है। अच्छा। तो अगर एब्रोगेशन का मतलब ये है कि आप पानी को रोकने की कोशिश करेंगे, तो ये तो एक, जिसे हम कहेंगे थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बन जाएगा, जो सिक्योरिटी काउंसिल के मैंडेट में आएगा। लिहाजा सिक्योरिटी काउंसिल और सेक्रेटरी जनरल दोनों पर ये, अब मेरी नज़र में ये उन पर वाजिब है कि वो इसकी जुरिस्डिक्शन लें और इसकी कॉग्निजेंस लें कि ये स्टेटमेंट जो है, ये पाकिस्तान ने उसको ट्रीट किया है कि ये ऑलमोस्ट एक्ट ऑफ वॉर के तनासुब रखती है। इसकी हॉस्टिलिटी का कैरेक्टर ये है, और इसकी इंजरी इन्फ्लिक्ट करने का पोटेंशियल ये है कि ये पाकिस्तान के लोगों की हकूक़, उनके राइट टू फूड और उनके राइट टू लाइफ को अफेक्ट कर सकती है। इसलिए पाकिस्तान की हुकूमत, सियासी क़यादत और सब ने इसको इंतहाई सीरियसली लिया है, और यही चीज़ आज के एलामिये में सामने आई है। अच्छा, पाकिस्तान क्या दोबारा वर्ल्ड बैंक को शिकायत करेगा? क्या करेगा? वर्ल्ड बैंक तो पहले ही जो है वो इसमें एक मीडिएटर का रोल पहले भी प्ले कर रहा है, तो अब पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है?
पाकिस्तान के पास वर्ल्ड बैंक जो है उसका एक लिमिटेड मैंडेट है, यकीनन पाकिस्तान वहाँ पर लेके जा सकता है। आर्बिट्रेशन का जो लीगल फ्रेमवर्क है उसको यूटिलाइज करने का भी सोचा जा सकता है कि आर्बिट्रेशन क्लॉज जो है वो हमेशा सर्वाइव करता है। जो जनरल प्रैक्टिस है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की प्रैक्टिस को देखना पड़ेगा कि आर्बिट्रेशन क्लॉज सर्वाइव करता है, मगर चूंकि उन्होंने कह दिया है कि वो ट्रीटी हेल्ड इन अबेंस है, लिहाजा कोई भी मौक़िफ़, कोई भी अगर आप उस आर्बिट्रेशन में या वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं तो इंडिया की जानिब से कोई पजीराई या कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो लिहाजा जो सिचुएशन बन रही है वो ये है, आज का जो पाकिस्तान का जो रिस्पांस आया है बतौर रियासत, वो पाकिस्तान ने वैसे तो प्रोपोर्शनेट रिस्पांस दिया है, लेकिन वो बेहद स्ट्रांगली वर्डेड है, वो बहुत सख्त अल्फाज उसमें इस्तेमाल हुए हैं और ये फोरवॉर्न किया गया है कि पाकिस्तान होल्ड बैक नहीं करेगा कोर्सिव मेजर्स इन्वॉल्विंग यूज़ ऑफ फोर्स। सो ये बहुत डेंजरस डेवलपमेंट की तरफ इंडिया पाकिस्तान को पुश कर रहा है और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान को ये 3 फोरम्स पर मामले को पोजीशन करना चाहिए। पहला, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल चैप्टर 6 और चैप्टर 7 के नीचे कि थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के अल्फाज हैं और ये अल्फाज इस वक्त लागू आ रहे हैं इस सिचुएशन पर। दूसरा, ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी जनरल आर्टिकल 99 ऑफ द यूएन चार्टर के नीचे सेक्रेटरी जनरल के पास अज खुद पावर्स मौजूद हैं। ठीक है। तीसरा, काउंटर टेररिज्म कमेटी जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसको, और चौथा P5 ममालिक जिन्होंने अंडरटेकिंग दी थी परमानेंट 5 ममालिक ने 1998 में कि वो इंटरवीन करेंगे, तो उनको याद दिलाना ज़रूरी है कि अगर वो इंटरवीन नहीं करते तो सूरत हाल और मखदूश हो जाएगी इंटरनेशनल लॉ के फ्रेमवर्क में। इसमें कोई इंडियन मीडिया जो है ना वो ये कह रहा है जी कि अब हम एयर स्ट्राइक नहीं करेंगे, अब हम वाटर स्ट्राइक करेंगे। वाटर स्ट्राइक करेंगे, धमकी किन अल्फाज में दी जा रही है? अच्छा जी, ये एक तरफ कह रहे हैं जी कि हम वाटर स्ट्राइक करेंगे और दूसरी तरफ कह रहे हैं जी कि हमारे सोल्जर जो हैं वो रिस्पॉन्ड भी करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि ये वाटर स्ट्राइक तक की बात महदूद रहेगी या पाकिस्तान और इंडिया एक और जंग की तरफ जा रहे हैं? पहली बात है, एक और जंग की तरफ नहीं जा रहा। ठीक है। इंडिया की तरफ से फौजी हमले की मेरे इम्कान नज़र नहीं आता। उसकी 2 वजूहत है। नंबर 1 है कि इंडिया ने जितनी मैक्सिमम तोपें चला देनी थी वो चला दी कल उन्होंने। इंडस वाटर ट्रीटी तक पहुंच गए, वाघा बंद कर दिया, स्टाफ को निकाल दिया और वीज़े बंद कर दिए। वीज़े वैसे भी बंद है, आप मेरे साहब नहीं जा सकते आगे जाने को, वैसे ही डरते हैं आपके सच से। ठीक है, क्रिकेट से आपके खेलने को तैयार नहीं है। कुछ लोग हमारे जो हैं मेरे नादान दोस्त वो तजारत की बात करते थे, भाई वो तो आपकी एग्जिस्टेंस के खिलाफ है यार, अखंड भारत वाले। तो ये हमारे कराची के कुछ दोस्त जो हैं वो बात करते थे जी कि हमें इंडिया के साथ तजारत करनी चाहिए। कराची और लाहौर भी। हाँ हाँ, लाहौर में भी। तो अब ये जरा ये बताए ना कि तो जंग का कोई इम्कान नहीं। नंबर 1 कि ये जो उन्होंने मैक्सिमम प्रेशर डालना था ये। दूसरी वजह जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों जंग का इम्कान नहीं, कि ये काम हिंदुस्तान ट्राई कर चुका है। अच्छा, 26 फरवरी 2019 को पुलवामा के बाद बालाकोट पर हमला किया उन्होंने, वो टेस्ट था और उसके जवाब में पाकिस्तान ने 24 घंटे के अंदर, उसको तो एयरफोर्स चीफ में है, एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान साहब थे। मुजाहिद अनवर खान साहब से अभी मेरी भी बात हुई, आपकी भी बात हुई। हाँ, तो वो हमने उनसे कुछ पुरानी बातें पूछी और बड़े वो अपबीट थे जी, कायम रहे। और वो उन्होंने कहा कि डोंट ब्लिंक। हाँ, डोंट ब्लिंक। हाँ। इसका क्या मतलब है? मतलब है कि वो यरकोना पंजाबी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो वो हम यरके नहीं थे 2019 में और ना इंशाल्लाह हम यरकेंगे। उस वक्त 24 घंटे के अंदर हमने अटैक का जवाब दिया, 2 जहाज गिराए और अभिनंदन को आपने पकड़ भी लिया। और मुझे याद है, मुझे CNN ने फोन किया कि सेनेटर व्हाट्स गोइंग टू हैपन नाउ, इट विल बी वॉर नाउ। मैं कहा देयर विल बी नो वॉर। मैं कहा मोदी विल ब्लिंक एंड बैक ऑफ। कहना व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मैं कहा मोदी इज अ बुली जो होता है ना, साइज डज नॉट इक्वल स्ट्रेंथ, कि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, साइज है। अगर वो साइज का होता तो फिर वियतनाम की जंग अमेरिका जीत जाता, अफगानिस्तान में भी अमेरिका और रूस जीत जाते। इसका कोई ताल्लुक नहीं। हिम्मत कितनी है, सलाहियत कितनी है और जान कितनी है। तो मैंने कहा मोदी विल ब्लिंक एंड बैक ऑफ। बुली है, वो टेस्ट कर रहा है कि पाकिस्तान में कितना दाना पानी है, कितना दम है। तो हमने जो हिट बैक किया, वो कहेंगे ये तो छोड़ने वाले नहीं, ये तो पागल भी हैं थोड़े से। वो मैडमैन थियोरी होती है ना कि कुछ भी कर सकता है।
तो वो हमने प्रूव, तो इसलिए मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान ने जो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, इन्होंने खुद करवाया, इंडियन इंटेलिजेंस ने, जैसे क्लिंटन जब आया था करवाया था, वाइस प्रेसिडेंट वैंस भी उधर है। जब क्लिंटन आया था तो यही मार्च 2000 अनंतनाग का इलाका था, चिटी सिंहपुरा में 35 सिख जो है सिखों उनको मार दिया था कत्ल किया गया, और इंडिया ने फौरन पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया। लेकिन वो जो विक्टिम्स थे उन्होंने कहा जी कि वो जो नारे लगा रहे थे हम पे, जब गोलियां चला रहे थे, वो कह रहे थे भारत माता की जय और जय हिंद जय हिंद जय हिंद, इस टाइप की बात। और उससे पहले अल्फरान का ऑपरेशन हुआ था, आपको याद है 1995 में, जो वेस्टर्न टूरिस्ट मारे थे, उसके बारे में किताब भी छपी है, द मेडो। और फिर उसके बाद जब वैसे वो जो किताब है दी मेडो, उसमें इतनी ना सच्चाई है और ना ही उसमें, लेकिन उसमें कुछ ये तो क्लियर है कि वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड नहीं था, मुजाहिदीन स्पॉन्सर्ड, वो तो इंडिया की झूठ की तो नफी की है ना उन्होंने। सो उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ 2001 का, तो एक मजलूम कश्मीरी अफजल गुरु को इन्होंने सजाए मौत दी। और क्या उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इंडियन ने, कि टू सेटिस्फाई द कॉन्शियंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी, कि हिंदुस्तान की जो अवाम की जो माशरा है उसकी ज़मीर को मुतमिन करने के लिए। अच्छा, एक इंडिया ने एक और भी झूठ बोला हुआ है, उसका जो भांडा है वो खुद एक इंडिया ही के सत्यापाल मलिक साहब हैं, जो साबिक गवर्नर है मकबूजा जम्मू कश्मीर के। जब 2019 में पुलवामा में हमला हुआ था तो सत्यापाल मलिक साहब जो हैं वो मकबूजा जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे। तो उन्होंने हमारे दोस्त हैं करण थापड़ साहब, उनको इंटरव्यू देते हुए क्या इंकशाफ किया, जरा सुने। Let's talk about Pulwama. You were governor at the time. Yes, CRPF people asked for aircraft to ferry their people. होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ, दे रिफ्यूज, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान, एग्जैक्टली, एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। एग्जैक्टली। तो आपने खुद एक्सपोज किया था, यू वर द फर्स्ट जर्नलिस्ट टू रीच बालाकोट, और आपने क्या देखे, पत्ते देखे, परिंदे मरे हुए देखे, एक मजलूम कबा, और कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं था। तो होल थिंग was based on a lie, झूठ की बुनियाद पर सारा हमला किया गया। तो ये जो पैटर्न है, मेरे ख्याल में आप बड़ी अच्छी बात की सूफी साहब ने, लेकिन इसके साथ साथ एक हम फैक्ट शीट भी तैयार कर दें कि इंडिया का ये पैटर्न है, और ये जो आबी जहारियत की इंडिया कोशिश कर रहा है, इसको हम बिल्कुल मुस्तरद करते हैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने कहा अगर हमारा पानी रोका गया, दैट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, नंबर वन। और दूसरा ये है कि इंडिया को जो वार्निंग दी गई कि आप खबरदार हो जाएं, अगर मिलिट्री स्ट्राइक की तो 2019 वाला फिर एक्शन रिप्ले होगा, बल्कि हो सकता है उससे ज्यादा सख्त हो जाए, सख्त हो रहा है कि वी विल हिट बैक वेरी हार्ड, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो चीजें हैं वो इंडिया के पास, हाँ, जो अब आ गई हैं, और वो बताने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। और लेकिन चीजों से ज्यादा मीर साहब होती है हिम्मत, कि आपके वो घबराना नहीं है कि हाथ मिलने, और जो आपने पहले बात की पागलपन, हाँ थोड़ा सा वो तय है। वो कहते हैं यार ये तो, जिससे मैं मजाक से कहता हूँ कि कई ये हिंदुत्व के लोग, दे हैव व्हाट आई कॉल द महमूद ऑफ गजनी कॉम्प्लेक्स। वो समझते हैं जो लोग शुमाल से आ रहे हैं ना, वो सोमनाथ की तरफ जाएंगे और वो हमला करेंगे। जो मौत से नहीं डरता वो ज्यादा खतरनाक, वो ज्यादा खतरनाक। अच्छा, अमर बिलाल सूफी साहब ये बताएं कि ये जो हमारी कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में कहा गया है कि हम शिमला मुआहदे समेत दीगर तमाम दो तरफा मुआहदों से बाहर निकलने का हक महफूज रखते हैं, तो पहले तो ये बताएं कि अगर हम शिमला मुआहदे से निकलते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होगा, और कौन से मुआहदों से निकल सकते हैं हम? जी, पाकिस्तान और इंडिया के माबैन बेशुमार मुआहदे हैं। एक तो वो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं जिनकी तादाद कई डजन्स में है, और वो आज से नहीं है, वो 1950 से शुरू होते आ रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया दोनों बेक वक्त मल्टीलैटरल कन्वेंशंस के उन्होंने एक्सीड किया हुआ पार्टी हैं। इन अदर वर्ड्स, हर कन्वेंशन की जो कॉमन ऑब्लिगेशंस हैं वो दोनों ममालिक पर यकसां इम्प्लीमेंट होती हैं, चाहे वो कन्वेंशन हो कल्चरल प्रॉपर्टी का, एनवायरनमेंट का, काउंटर टेररिज्म का, या किसी भी और चीज़ का, या म्यूचुअल कोऑपरेशन का, उस सब का इतलाक इंडिया पाकिस्तान पर बराबर होता है। तो इन अदर वर्ड्स, हम इन अ वेरी स्ट्रेंज वे, जो इंडिया को बात समझनी चाहिए कि अगर वो हॉस्टिलिटी शो करता है तो उसके बावजूद आप लीगली बहुत ज़्यादा लीगल फ्रेमवर्क का हिस्सा भी हैं बेक वक्त। तो इसी तरह आप एक काउंटर टेररिज्म फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं जो CTC में बना हुआ है, काउंट 1373 रेजोल्यूशन के नीचे। तो
तो अगर इंडिया को कोई शिकायत भी है पाकिस्तान से, या उसका शुबा है, या उसका ये शिकायत है कि पाकिस्तान मुलविस है, तो वेन्यू उसका इस नौयत के इकदामात नहीं है, इस नौयत की हरकत नहीं है, बल्कि उस फोरम पे लेके जाना है। और वहाँ जब ये इंडिया लेकर जाएगा तो फिर वहाँ ज़्यादा बात थ्रैश हो सकेगी, पाकिस्तान भी अपना मौक़िफ़ पेश कर सकता है। तो एक ग्लोबल फोरम की मौजूदगी में जिसको इंडिया ने भी साइन किया हुआ है, पाकिस्तान ने भी किया हुआ है, उसकी मौजूदगी में यकतरफा ऐसे अमल करना ये अस खुद एक गलत मौक़िफ़ रखने के बराबर है। और इसको इंटरनेशनल लॉ में दुरुस्त नहीं समझा जाता कि फोरम है, आपकी सारी बुनियाद होल्डिंग इन अबेंस की टेररिज्म की एलिगेशन है, वो एलिगेशन कौन उसको एसरटेन करेगा, उसको कौन वेरीफाई करेगा, अहमद बिलाल उसकी सूफी साहब, वेरिफिकेशन। एक सवाल है कि शिमला मुआहदा जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के दरमियान हुआ था, उसके बाद भारत जो है उसने सियाचिन ग्लेशियर पे कब्ज़ा किया जो कि शिमला मुआहदे की खिलाफ वर्जी थी। तो शिमला मुआहदे को तो खुद भारत जो है वो वायलेट कर चुका है, उसको एक तरीके से इनफेक्टिव कर चुका है। तो अगर पाकिस्तान कहता है जी कि हम भी अब इसको नहीं मानते, तो इसका मतलब है इंडिया फिर ये नहीं कह सकता कि जी मसला कश्मीर जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का एक बायलैटरल इशू है, इसमें यूनाइटेड नेशंस को ना लेके आओ। जी, काफ़ी हद तक आपकी बात दुरुस्त है, बिकॉज वो शिमला एग्रीमेंट की बुनियाद पर ये आर्गूमेंट बिल्ड करते हैं कि बायलैटरल फ्रेमवर्क में आ चुका हुआ है। लेकिन चूंकि उन्होंने वहाँ पर भी वायलेट किया, सियाचिन में भी, और उसके बाद 5 अगस्त 2019 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है वो भी शिमला एग्रीमेंट की स्पेसिफिक वायलेशन में है। तो अगर हम उसे सस्पेंड करते हैं तो पहले जो एक लीगल फ्रेमवर्क में हम ये बायलैटरलिज्म आर्ग्यू कर रहे हैं, तो अब हमारा सारा का सारा कश्मीर के हवाले से इन्हिसार यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस पर है, जिन रेजोल्यूशंस में कश्मीर की सेल्फ डिटर्मिनेशन के फ्रेमवर्क में सारे मामला तय होंगे। सो पाकिस्तान अपने पुराने मौक़िफ़ के साथ खड़ा हो जाएगा, लीगली स्पीकिंग और स्ट्रेटिजिकली स्पीकिंग। जी, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मुशाहिद हुसैन साहब से पूछेंगे कि पाकिस्तान ने जो अपनी एयर वो इंडिया की फ़्लाइट्स के लिए बंद कर दी है, तजारत को भी मुअत्तल कर दिया है, तो इसके बाद सिचुएशन जो है वो किधर जाएगी? ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। ये जो पहलगाम है, यहाँ पे जो हमला हुआ है, उसके बाद जो भारत की तरफ से एक बहुत इंतहा पसंदाना किस्म का जो रवैया सामने आया, एक एक्सट्रीमिस्ट एटीट्यूड सामने आया है, तो उसमें एक चीज़ बड़ी काबिल गौर है कि जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर की जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वहाँ की जो इलेक्टेड असम्बली है, उसमें जिस पार्टी को अक्सरियत हासिल है, उस पार्टी का जो चीफ मिनिस्टर है वो इस सूरत हाल में क्या कहता है, ज़रा देखिए। I think the BJP and the government at the center have done what they had to do with Jammu and Kashmir. Our job now is to try and claw back some of what was taken away from us, and particularly to restore Jammu and Kashmir to its status as a state rather than a union territory. देखें, ये उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी कि हम अपनी जो पुरानी पोजीशन, खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं, वो कह रहा है 370 वापस लो। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जिस स्टेट में ये वाकया हुआ है, जिस स्टेट में काबस टेरिटरी पर ये कर रहे हैं, उसका जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है वो मोदी की पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करता, बुनियादी इख्तलाफ है। हाँ। इसमें एक जो 2 पॉइंट्स मैं जरा ऐड करूँ लीगल की, जो भी बात हो रही थी सूफी साहब से। एक तो हमारी जो स्टेटमेंट आई है, हमने भी वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि सिमला एग्रीमेंट विल बी हेल्ड इन अबेयंस उस वक्त तक जब तक हिंदुस्तान अपनी रियासती दहशतगर्दी का खात्मा नहीं करता, क्योंकि इसलिए तो हिंदुस्तान कर रहा है रियासती दहशतगर्दी, चाहे कनाडा हो, यूएसए हो, पाकिस्तान हो। और वाशिंगटन पोस्ट की स्टोरी भी देखी थी आपने कि 4 सालों में 20 दफ़ा रॉ ने पाकिस्तान के अंदर ये काम किया। दूसरा जो है ना रेजोल्यूशन की बात, आखिरी रेजोल्यूशन जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से आया था, मुत्तफ़िका करारदाद जिसमें कश्मीर का वाज़े ज़िक्र है, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मुत्तफ़िका करारदाद है 6 जून 1998, रेजोल्यूशन नंबर 1172। और वो कब आई थी? वो थी जब दोनों न्यूक्लियर पावर बने मई में। उसको उन्होंने पहले तो मजम्मत की कि क्यों बने, लेकिन साथ ये भी कहा कि वी इंस्ट्रक्ट द यूएन सेक्रेटरी जनरल टू ट्राई टू रिजॉल्व द कोर इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, द कश्मीर डिस्प्यूट। और ये बात जब मैं गया था स्पेशल एनवॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान
बुरहान मुजफ्फर मानी की शहादत के बाद जुलाई 2000 में हुई थी शहादत 2016 में, तो सितंबर में डेलीगेशन आपको पता है भेजे गए थे, उसमें मुझे अमेरिका भेजा गया और यूएन। तो यूएन डिप्टी सेक्रेटरी जनरल को मैंने ये बात की, उसने कहा आपके रेजोल्यूशन तो 40-50 साल पुराने हैं। मैं कहा नो, आखिरी रेजोल्यूशन तो 25 साल पुराना है। कहते कैसे? मैं कहा इंटरनेट निकालो, अपने सेक्रेटरी को बुलाओ। मलिया लोधी भी मेरे साथ थी, एम्बेसडर थी उस वक्त। उसने निकाला, उसने मैं कहा ये रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन उसको खुद नहीं पता था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रिमाइंड करना कि जो कानूनी हैसियत है, चाहे इंडस वाटर्स ट्रीटी हो, यूएन रेजोल्यूशंस तो हो। जाहिल लोग जो हैं वो सिर्फ हमारे दायरों में नहीं बैठे हुए, यूनाइटेड नेशंस में ज्यादा बड़े जाहिल बैठे हुए। वो कोई गोरस्तान का था बंदा और वो उसको कुछ नहीं हुआ। तो मैंने उसको चैलेंज किया, मैं कहा इंटरनेट से निकालो जून 6, 1998 रेजोल्यूशन 1172। अच्छा ये बताएंगे, ये जो हमने एयर स्पेस बंद किया है इंडियन फ्लाइट्स के लिए, इसका उनको क्या नुकसान है? इसका बहुत शदीद नुकसान होगा और ये तो जायज़ था, करना चाहिए था मिनिमम लेवल पर। हमने अच्छा रिस्पॉन्स किया क्योंकि जो भी एक्शंस हैं दे आर शॉर्ट ऑफ वॉर। हम उसमें कोई जंगजू बात नहीं कर रहे। उससे होगा कि इंडिया का सारा जो डायरेक्शन है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक लॉस भी है, ट्रैवल का इफेक्ट हो जाता है, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाता है और इसका मतलब है इस इलाका में कशीदगी है, तो उनकी बिजनेस इंटरेस्ट भी इफेक्ट होगा और इन्वेस्टमेंट पे भी असर पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट जो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद होगा जब 2002 में जब इंडिया ने थ्रेटन किया था, तो वो टॉम फ्रीडमैन ने लिखा था कि वो ये जो है मामला किसी जर्नल ने ख़त्म नहीं किया, जनरल इलेक्ट्रिक ने ख़त्म किया है। क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक ने अनाउंस किया था कि हम विड्रॉ करें अपने सारी इन्वेस्टमेंट इंडिया से। जी जो जनरल इलेक्ट्रिक जो बड़ी कंपनी है। अच्छा अहमद बिलाल सूफी साहब, आप थोड़ा सा इस मामले पर रोशनी डालेंगे कि ये जो हमने एयर फ्लाइट्स मुअत्तल की हैं और इंडिया के साथ जो ट्रेड को सस्पेंड किया है, बहुत से लोगों का तो ख्याल है कि इंडिया और पाकिस्तान में जो ट्रेड होती नहीं, हालांकि आपको पता है कि ट्रेड होती है, इसका क्या इफेक्ट होगा? देखिए ऑब्वियसली इसका इफेक्ट बड़ा स्ट्रांग होगा, बिकॉज पाकिस्तान और इंडिया के माबैन ट्रेड जो है वो वाया दुबई और दूसरे पोर्ट्स के थ्रू होती है और ये मेरा ख्याल है सबकी नॉलेज में, बिजनेस कम्युनिटी की नॉलेज में भी है। और जो ओवरफ्लाइट राइट्स हैं वो स्टेट प्रैक्टिस है कि ऐसे मौके पर उनको सस्पेंड किया जाता है एज अ रिटेलिएशन, और इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल लॉ में प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स, यानी कि मुतनासिब रिस्पॉन्स दिया गया है और डिसप्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स नहीं है। ये ज़रूर है कि सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए ये कहा गया है कि हम अगर इसको ज़रूरत पड़ी तो इसको एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर ट्रीट करेंगे। फिर कोर्सिव मेजर्स इन्वॉल्विंग यूज़ ऑफ फोर्स वो क्या होंगे उसकी तफासील अभी सामने नहीं आई हैं। मुझे उम्मीद है कि हम उस मुकाम तक ना पहुँचे दोनों ममालिक, मगर ये जो इस वक्त पोजीशन ली गई है ये इंटरनेशनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से दुरुस्त ली गई है, क्योंकि एक तरफ ट्रीटी की सस्पेंशन के बाद जो 3-4 और इकदाम इंडिया ने किए हैं उनका रिस्पांस देना ज़रूरी हो गया था, वो पाकिस्तान की हुकूमत ने दे दिया है। अब इसके अलावा पाकिस्तान को अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी लिंक अप करना ज़रूरी है, और जिस तरह मुशाहिद साहब ने कहा उनको कई चीज़ें याद दहानी करानी ज़रूरी हैं कि 5 अगस्त 2019 का इकदाम भी इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन था, और इसी तरह बाकी जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ के साथ जो सलूक हैं वो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। और सबसे बढ़कर जो आपने अखंड भारत का जिक्र किया था, अखंड भारत बेसिकली इंटरनेशनल लॉ की आउटराइट वायलेशन है, वो तो थ्रेट ऑफ यूज़ ऑफ फोर्स है। वो तो ये कह रहे हैं और सूफी साहब, कि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल। सूफी साहब आपको पता है कि अखंड भारत का जो नक्शा है वो भारत की पार्लियामेंट में उसको हैंग किया गया, उसको वहाँ पे आवेजा किया गया। तो ये कोई सीक्रेट नहीं है जो मैं और आप बात कर रहे हैं, ये उनकी पब्लिक पॉलिसी है। तो अगर ये पब्लिक पॉलिसी है और उन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान इन ममालिक को अपनी जोग्राफियाई हदूद में शामिल करने के अज़्म का इजहार अपनी पार्लियामेंट पे सजाए गए एक नक्शे में किया है, तो इस पे पाकिस्तान को बहुत खुलकर बात नहीं करनी चाहिए? जी बहुत ज़्यादा खुल के बात करनी चाहिए मेरी राय में तो, और मेरा तो मौक़िफ़ यही है कि ये तो ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके लिए आपको इंटेलिजेंस कलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको ऑन किया है। पहले अखंड भारत की गुफ्तगू ऑफिशियल्स नहीं करते थे, वो थिंक टैंक्स करते थे, RSS के रहनुमा करते थे। पिछले चंद सालों में ये पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ कि ऑफिशियल्स जो रियासत के रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो कह रहे हैं अखंड भारत की बात, उनके नैरेटिव में ये चीज़ आ गई है ऑफिशियल नैरेटिव में, तो उन्होंने इरादा जाहिर कर दिया है
कि वो यूएन चार्टर ने जिन सरहदों को पाबंद किया और ये इंश्योर किया कि आप किसी की सरहद क्रॉस नहीं करेंगे, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है वो इंश्योर्ड है, उस पर आपने साइन किए हुए, अब आप कह रहे हैं कि हम अपने इस इलाके के खित्ते को फतह कर लेंगे। और यही बात अनफॉर्चुनेटली इजराइल ग्रेटर इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में कर रहा है। सो दोनों ममालिक में एक लीगल मुश्तरक अप्रोच नज़र आती है जिसमें वो यूएन चार्टर की वायलेशन नेबरिंग कंट्रीज़ में आपको करते हुए उसका इरादा डॉक्यूमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं एट एन ऑफिशियल लेवल। अच्छा, कुछ साल पहले मुझे फ्रांस में एक बलोच रहनुमा मिले जो किसी ज़माने में अलहदगी पसंद थे, आज़ाद बलोचिस्तान के हामी थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ने ये मामला जो है इसको छोड़ क्यों दिया है, अब आप बिल्कुल इनएक्टिव हो। उन्होंने कहा यार मैं इंडियंस के साथ मेरी इंटरेक्शन हुई तो वो बज़ाहिर तो कहते हैं कि जनाब हम आपके साथ हैं, लेकिन जब मैंने उनका लिटरेचर पढ़ा और मैंने उनकी कुछ किताबें पढ़ी तो मुझे पता चला कि ये तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये तो दरअसल चाहते हैं कि एक्चुअली इन्होंने बलूचिस्तान को आज़ादी नहीं देनी, इन्होंने बलूचिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान की जो आज़ादी है उसको सलब करके अखंड भारत का हिस्सा बनाना है। लिहाजा मैंने फिर जो है ना वो मैं पीछे हट गया और मैंने कहा खामोशी की ज़िंदगी गुजारो। पाकिस्तान वापस नहीं आते वो, लेकिन वो यूरोप में आराम से बैठे हुए हैं। उनको पता लग गया है कि जो अखंड भारत का नज़रिया है ये दरअसल जनूबी एशिया के 6-7 ममालिक को गुलाम बनाने का मंसूबा है। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। जी मुशाहिद साहब, आप कुछ बात करना चाहें? अभी सूफी साहब ने जिक्र किया था आरएसएस का। मीर साहब ये 2025 है, ये 100 साल एनिवर्सरी है इस साल। 1925 में एक फाशिस्ट और एक रेसिस्ट तंजीम हिंदुस्तान की सरजमीन में आई, उसका नाम था आरएसएस, जो इंस्पायर हुई मसलिनी के फैशिज्म से। एक्चुअल फैशिज्म, एंटी इस्लाम, एंटी सिख, एंटी क्रिश्चियन और हिंदुत्व का जो सारा था मॉडल 100 साल पहले। हमें चाहिए कि लॉफेयर एक फील्ड है जिसमें कानूनी कार्रवाई हम कर सकते हैं जो तंजीमें बैनुल-अक़वामी कवानीन के ख़िलाफ़ हैं, जो फाशिस्ट हैं या रेसिस्ट हैं, इस किस्म का हम कोर्ट में लेके जाएं। ये जो आप बात भी कर रहे हैं ग्रेटर इंडिया की, ये इस 21वीं सदी में आप मुल्कों को ख़त्म करना चाहते हैं अपनी नज़रियाती बुनियाद पर, क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से जो नज़रियाती जंग है उसका जवाब नहीं हमारी तरफ से होता। अब शुक्र है अब बात होनी शुरू हुई है कि पाकिस्तान क्यों बना, 2 नेशन थ्योरी क्या थी, कायद आज़म की क्या सोच थी, और शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का, ना शुक्री ना करें कि हम आज़ाद मुल्क के आज़ाद बाशिंदे हैं पाकिस्तान में, जो हिंदुस्तान में हाल हो रहा है मुसलमानों के साथ। और पहली दफ़ा मैंने देखा है आज की स्टेटमेंट में कि उन्होंने मुसलमानों का भी जिक्र किया है जो हिंदुस्तान के अंदर हैं। तो इसीलिए हम पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो बानी है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी तालीमात की रोशनी में पाकिस्तानियों के हकूक़ के हक़ की फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्युटली अक्रॉस द बोर्ड। इसलिए इसमें ऐसे कायद आज़म के पाकिस्तान में मिसिंग पर्संस, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कोई गुंजाइश नहीं है। कायद आज़म वो ग्रेट लीडर हैं, वो अजीम रहनुमा हैं जिन्होंने भगत सिंह, जिसको बरतानवी साम्राज्य कहते थे दहशत गर्द है, उसके इंसानी हकूक की बात पार्लियामेंट के अंदर की, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जब गांधी खामोश था उसके ऊपर। और मैं ये भी आप ऐड कर दूं, अगर आप कुलदीप नायर साहब और एजी नूरानी साहब की किताबें पढ़ें बिल्कुल भगत सिंह पे, तो उन्होंने ये भी लिखा है कि अल्लामा इकबाल ने लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की एक स्पेशल कमेटी के मेंबर की हैसियत से, जो भगत सिंह पर एक स्पेशल कोर्ट में मुकदमा चलाया जा रहा था, अल्लामा इकबाल ने भी उसकी मुखालफत की थी। हाँ, यस। तो ये हमारे डीएनए में है, ह्यूमन राइट्स, जमहूरियत। पाकिस्तान खुद जमहूरियत की पैदावार है। कायद आज़म वॉज नॉट ए जनरल और अ ब्यूरोक्रेट और अ जागीरदार और फ्यूडल और फैक्ट्री ओनर, वो एक वकील थे और सियासतदान थे, और अवामी तायद के साथ जमहूरी तरीके से बैलेट बॉक्स के जरिए वो उन्होंने पाकिस्तान अचीव किया। अच्छा, ये जो इंडियन मीडिया का रोल है उस पर हम आखिर में बात करते हैं, क्योंकि बहुत सा जो झूठ है वो एक्सपोज हुआ है। इंडियन मीडिया ने, एक मियाँ बीवी थे नौजवान, इंडियन मीडिया ने उनकी कुछ तस्वीर जो हैं वो कहीं से लेके ऐलान कर दिया जी दोनों जो हैं ये मारे गए हैं जी पहलगाम के हमले में। वो जोड़ा जो है वो जिंदा सलामत सामने आ गया, उन्होंने कहा भी हम तो जिंदा हैं। और कुछ जो टूरिस्ट हैं जिनका ताल्लुक गुजरात से और तमिलनाडु से है, उन्होंने कश्मीरियों के साथ गुफ्तगू करते हुए क्या बताया, जरा मैं एक क्लिप आपको दिखाना चाहता हूँ। हम गुजरात से हैं, डर के मारा रो रहे थे। हमारे टूरिस्ट के लोग वहाँ गए थे पहलगाम, वो इसलिए हम रो रहे हैं।
हम बच गए। कश्मीरी लोग बोलते हैं हमारे घर पे आओ, पैसा चाहिए तो हम देंगे, खाना, हमको यहाँ खाना बना भी दिया और वो बोले आपको पैसा चाहिए हम आपको मुफ्त में गुजरात पहुँचाएंगे, एक पैसा भी नहीं लगेगा, गाड़ी भी हम कर देंगे। ऐसा कश्मीरी लोग ऐसा कश्मीरी लोग ऐसा बोले। वो लोग कहते हैं कि आपके लिए हम ब्लैक डे मनाएंगे। मुशाहिद साहब, ये देखें जो कश्मीरी अवाम की अजमत और उनकी जो हॉस्पिटैलिटी है, मेजबानी देखें और कितना दिल बड़ा है। उन्होंने ये नहीं तासुब किया कि ये हिंदू हैं या मुसलमान हैं या क्रिश्चियन हैं, उन्होंने कहा आप हमारे मजलूम लोग हैं, आपसे ज्यादती हुई है। लेकिन जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के जो मुसलमान हैं उनको इस वक्त ख़तरा महसूस हो रहा है कि कहीं हिंदुस्तान पहलगाम हमले की आड़ में वहाँ पे कोई कत्लेआम ना शुरू कर दे। ये बिल्कुल, ये तो हिंदुस्तान ने वो किया है। मोदी वही है, इज द फादर ऑफ द जेनोसाइड। गुजरात का जो हुआ था, तो अगर वो गुजरात की कहानी को वहाँ दोहराता है तो फिर हम क्या करेंगे? फिर तो ये मेरे ख्याल में फिर हालात, देन ऑल बेट्स आर ऑफ। फिर तो एक बहुत बड़ी सूरत हाल हो जाएगी अंदरूनी खाना जंगी की हिंदुस्तान के अंदर। ये ना बोलें कि हिंदुस्तान के अंदर मकबूजा कश्मीर के अलावा 17 जद्दोजहद आज़ादी चल रही हैं। खालिस्तान मूवमेंट अलहदा है। और प्रोफेसर यूनुस ने बीजिंग में क्या कहा, वो 7 सिस्टर्स के बारे में, चिकन नेक, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, वो तो छोटा सा कॉरिडोर है, वो ऐसे कट सकता है इंडिया के। और जो रेड कॉरिडोर है, हमारे जो दोस्त हैं नक्सलाइट मूवमेंट वाले माओइस्ट, वो इंडिया की 600 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 200 डिस्ट्रिक्ट में वो रेड कॉरिडोर है। तो गुरिल्ला जंग चल रही है और 30 रियासत में से 20 में से वो एक्टिव हैं। वो किसी बाहरी सपोर्ट की वजह से नहीं। हिंदुस्तान खुद बड़ी फ्रेजाइल स्टेट है, याद रखें। और 3rd लार्जेस्ट इलीगल माइग्रेंट्स अमेरिका में, मेक्सिको, अल सल्वाडोर के बाद हिंदुस्तान के हैं। 7.5 लाख नौजवान गुजरात से, यूपी से, बिहार से, पंजाब से, हरियाणा से, जिसको ट्रंप ने हथकड़ी लगा के भेजा था अमृतसर जहाज में। बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, अहमद बिलाल सूफी साहब। और ये जो आखिर में हमने बात किया कि अगर हिंदुस्तान की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर के जो मजलूम मुसलमान हैं, अगर उनके ख़िलाफ़ कोई जुल्म सितम का सिलसिला शुरू किया जाता है और जो कुछ मोदी की सरकार ने गुजरात में किया था, अगर वही कुछ मकबूजा जम्मू कश्मीर में किया गया, तो कोई ये ना समझे कि पाकिस्तान खामोश तमाशाई बन के देखता रहेगा। पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसा रिस्पॉन्स आएगा जो कि आज आपने नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का जो एलामिया है उसमें से भी देख लिया है, और आइंदा भी ऐसा ही रिस्पॉन्स जो है उसकी तवक्को रखेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।